गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है। सो बच्चों, कल आपका मॉक टेस्ट 3 था एंड यस, कुछ बच्चों का स्कोर इम्प्रूव हुआ है बट कुछ बच्चों का स्कोर नहीं अच्छा आया है। तो प्लीज आप एक बार देखिएगा कि क्या करके आए हो, क्योंकि पेपर तो मुश्किल नहीं था। पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि आप बहुत जल्दी आराम से कर सकते थे। ठीक है। यस मैम। तो देखो, ये पेपर इससे डिफिकल्ट आएगा तुम्हारा फाइनल जेई का पेपर। ये सच्चाई है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि तुम्हारे आ सकते हैं जेडब्ल्यू में, बट सारा मतलब अगर मान लो मैं यूं का यूं बोलूं कि 25 के 25 क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे तो गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें इस वाले पेपर में ज्यादा मुझे आसान सवाल लगे, मुश्किल कम लगे। राइट, अगर तुम छोड़ दो थर्मोडायनेमिक्स को, छोड़ दो आयनिक इक्विलिब्रियम को, छोड़ दो उन सबको हटा के भी मैं कह रही हूँ तुम लोग 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो बना सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज करो। ये मत सोचो कि अगर तुम लोगों का टेस्ट है 2-3 दिन बाद तो तुम्हें पूरी केमिस्ट्री पढ़ के जानी है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग अपने टारगेट्स बनाओ कि अगर आज मंडे है और मेरा थर्सडे को नेक्स्ट टेस्ट है तो मैं ये 3 चैप्टर कवर करूंगी या करूंगा, फिर नेक्स्ट संडे तक 3 और चैप्टर कवर करूंगी या करूंगा। ऐसे ही आपको पर सब्जेक्ट से टारगेट सेट करना होगा। अगर तुम सोचो कि सारे ही कर लोगे तो फिर तुम सारा करोगे तो तुम खुद देख लो कि तुम कैसे पढ़ाई करोगे अगर तुम सारे चैप्टर्स रिवाइज करोगे। शॉर्ट नोट्स का सहारा मत लो अभी से, उसका तब लेना जब पेपर आने वाला होगा। प्लीज अपने डिटेल नोट्स रिवाइज करिए। अगर मान लो आप लेट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रिवाइज करने में अभी 2.5 घंटे लगा रहे हो, तुम समझ रहे हो मेरी बात? 2.5 घंटे लगा रहे हो, जब उसको आप दूसरी बार रिवाइज करोगे तो 30-40 मिनट कम लगेंगे। तो आप लोगों की मुझे स्ट्रेटेजी ही गलत लगती है, कई बार बिल्कुल गलत लगती है। ठीक है, तो प्लीज सबको सब कुछ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ तुम लोग सही नहीं कर पा रहे हो। तो उठाओ चैप्टर्स, उठाओ चंक्स में उठाओ और उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अब डीएनएफ लोग में तुम लोग क्या करोगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, जो मैंने लिखवाए थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक उसको कर लोगे रिवाइज। और अगर मान लो क्वेश्चन एक्टिनोइड्स में से आ गया फिर क्या करोगे, है ना? एक्टिनोइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ गया फिर क्या करोगे? राइट, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। खैर, यस मैम। चलती हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में 26 था ये। इनमें बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट से ही आया हुआ था। जब हम इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसको आता था अच्छी बात है, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक पढ़ते हैं ना तभी ये पढ़ाया जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो देखो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे ऑपरेट होता है व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। राइट, तो लगेगा तो क्या होता है, क्योंकि आपका हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो इस पे पड़ेगा। जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे इसका असर कम होता जाएगा। यस और नो? बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, दूर जाते जाओगे, वो इफेक्ट खत्म होता जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो कंप्लीट चार्जेस आते हैं। अगर मान लो ऐसा हो रहा होता तो एक्स पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा होगा, जो कि ऐसा नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, और पार्शियल चार्जेस आते हैं।
इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी आपका गलत है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। पलक आ गई, यस मैम। हरमीत है, मनप्रीत है, सुहानी है, हाँ जी। सुखजीत, मैम हर्ष माधव भी है। हाँ वो तो अलग से चमक रहा है मेरे को। हाँ है, हर्ष माधव भी है। ठीक है चले ठीक। अच्छा कुछ बच्चे तो वहां गए हैं ना, बूट कैंप में गए हैं। अच्छा ओके, तब भी वो सुखजीत भी वहां गई है क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जो ये वाला क्वेश्चन था वो था आप लोगों का बोल सकते हो कुछ कुछ इसमें जो लिस्ट 1 में है वो आपके एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। 40 प्लस आने चाहिए आप लोगों के केमिस्ट्री में, तो वो नंबर अच्छे हैं। 40 से कम है तो मेरे लिए वो बिल्कुल ही बेकार स्कोर है आपका, मैं बता दे रही हूँ, इस पेपर के लिए बता रही हूँ। खैर पहले 30 प्लस लाओ तब वो जाएगा 40 प्लस। अच्छा अब देखो भाई, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर, EDTA यूज होता है हार्डनेस ऑफ वाटर में। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। इंसुलिन प्रोटीन है, उसमें जिंक प्रेजेंट होता है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन क्या होता है? ठीक है, ये होता है आपका। इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा ऑप्शन नंबर, देख लो मैच कर लो किससे हो रहा है मैच। ए। ठीक है, मैम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहाँ पे यूज होता है? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कुछ नहीं है, नाम होता है इसका। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये आपका क्या है? एक मिनट लेट मी जस्ट क्रॉस चेक, एक मिनट रुको। ये वाला करना क्वेश्चन तब तक। हाँ ये होता है इसका, ये तो एस्पिरिन है। माइक म्यूट करो प्लीज। मिथाइल सैलिसिलेट को ही हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। हो गया ना ये ए का टी? ओके नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। When N2 is converted into N2 plus और O2 is converted into O2 plus तो bond strength आपको बताने की। तो अगर मैं N2 की बात करूं और N2 plus की बात करूं, हाँ एक चीज इसमें ध्यान रखना, bond order is directly proportional to bond strength। तो अगर bond order ज्यादा होगा तो bond strength भी आपकी ज्यादा होगी, bond strong होगा। तो N2 में क्या होता है आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और N2 प्लस में होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। राइट, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और इसका होता है 2.5। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होता है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, नहीं आती है तो गया सवाल ही गया तुम लोगों का। तो N2 में क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। ठीक है, अच्छा ये भी तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 से 2.5 हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी इसकी, कम होगी, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं O2 से O2 प्लस की बात करूं तो 16 और ये है 15। 14 का होता है 3, 15 का होता है आपका क्या बोलते हैं 2.5
और इसका होता है 2.0। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो उसका करेक्ट होगा। अच्छा मैम ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी कि 2 है 2.5? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना तो एमओटी का कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल करनी पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन है तो इतना बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये ट्रिक है आप लोगों की, मतलब ट्रिक होती है, नहीं तो आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द स्पीसीज। तो NO2 सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई उसी का ही होगा, फिर NO2 का होगा और फिर साइन होगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या होना था, करेक्ट होना था। भाई बहुत कम बच्चे आते हैं भाई यहाँ क्लास में। खैर नेक्स्ट है, रिएजेंट कौन सा चाहिएगा अपने को, ये अल्काइन है तुम लोगों का, ये ट्रांस अल्कीन है, ठीक है। अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता वो उसको एल्केन में चेंज करता, ये लिल्लार कैटालिसिस एल्कीन में चेंज करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया करता है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जीओसी से है या तुम बोल दो मोल कॉन्सेप्ट से है। आपसे पूछा था ऑन कंप्लीट कंबशन of 0.858 gram of compound X gives 2.64 gram of CO2 and 1.26 gram of H2O. The lowest molecular mass of X is. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, देखो आप लोग ना ये वाली जनरल इक्वेशन याद रखो कंबशन की, C6H5HY X plus Y by 4 moles of O2 gives X mole of CO2 plus Y by 2 moles of water. ये याद में रखो, फायदे में रहोगे। अब आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो CO2 के, कितने आएंगे 2.64 गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है CO2 का 44। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो 0.72 मोल्स आएंगे, निकाल के भी देख सकते हो तुम लोग। अब निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये अपना आ जाएगा 0.14। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ कैलकुलेट करके, वेट। जीरो 0.07। ठीक है, तो बस एक बार बताओ यहाँ पे x क्या आ गया अपने पास, नंबर ऑफ, ये क्या थे x मोल ऑफ CO2 थे ना, तो कितने हैं मोल्स, कितने आए तुम लोगों के 0.72 और y/2 ये क्या है मोल ऑफ वाटर, यानी कि y/2 कितना है 0.07, यानी कि y कितना है 0.14। तो C मोल आगे, मोलर रेशियो ले लो, यस तो ये कितना आ गया आपका C3, इस पे जाएगा ये 14 थ्रीजा पे चला जाएगा, नहीं उतना क्या बोलते हैं उसको C3H3 मैम इसके बाद चेंज करना है। नहीं नहीं रुको रुको, एक मिनट मुझे कैलकुलेट करने दो, एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं करती क्या, एक मिनट रुको। हाँ यही कैलकुलेट गलत किया, बता भी नहीं रहे तुम लोग। 0.06, तभी मैं सोचू गड़बड़ है भाई कुछ। ठीक है, तो किस पे गया ये C3H7, तो यानी कि ये आपका कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी का ही मोलिकुलर मास तुम लोगों को बताना था। तो कितना होगा इसका 3 × 12 + 7 43 ग्राम।
ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट से था। मैम उसके बाद क्या करा है? C0.06S0.14। मोलर रेशियो, ये मोल्स है ना एक्स और वाई के, इनका मोलर Yes, रेशियो ले लिया। समझ गया मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बायोमोलिक्यूल से सवाल है आप लोगों का। डीएनए कंटेन 5 बेस पेयर। 5 होते हैं क्या? 4 होते हैं। कैट जी से याद करवाया था। साइटोसिन, ए से एडेनिन, थी से थायमिन और जी से ग्वानिन। तो ये तो गलत हो गया कि 5 बेस पेयर है इसमें। फिर वो कह रहा है डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा था ये किसी ने? यस मैम। और नो मैम। किसी ने भी नहीं किया, और जबकि ये तुम्हारे पहले आ चुका है। हाँ धनंजय, तुम बताओ। मैम पहले तो मैं ऑप्शन से गया था मैम, जो ऑप्शन दे रखा है ना मैंने उनको देखा था मैम। 2,4,6 ट्राइबो 3 मिथाइल फेनोल दे रखा है, तो मैंने उसको बना के देखा। फिर मैंने उस पे देखा कि कैसे मतलब मेटा पे ही आ रहा था CS3। बट अप्रोच गलत है आपकी। देखो, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, सी सेम। कई बार हम आंसर तो निकाल देते हैं बट एक्चुअली में वो हमारी अप्रोच गलत होती है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि बेंजाइल अल्कोहल होगा एक्स या फिर ऑर्थोक्रिसोल या मेटा होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स वो एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलुबल नहीं है। ठीक है मैम, लेकिन NaOH में सोलुबल है, डिसोल्व हो रहा है। तो एक बात बताओ, या तो मेरे पास एक्स बेंजाइल अल्कोहल हो सकता है, या फिर मेरे पास ऑर्थोक्रिसोल हो सकता है। तुम्हें क्रिसोल पता होना चाहिए, बताया था मैंने, और Yes, मेटाक्रिसोल, ये इनमें से ही हो सकता है। अब देखो, एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोलुबल नहीं है, ये आपको मैंने बताया था। ना ही अल्कोहल, दिस इज योर अल्कोहल, और ये फिनोल, ना ही अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट पॉजिटिव देता है और ना ही फिनोल देता है। लेकिन वो कह रहा है NaOH में डिसोल्व हो रहा है, तो फिनोल रिएक्ट करता है NaOH के साथ, अल्कोहल नहीं करता। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल वाला तो ऑप्शन हटा ही दो आप। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाया, तो ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराने पे क्या होगा? याद करो, अपना क्या होता था? 2 ऑर्थो और 1 पैरा वाली पोजीशन ऑक्यूपाइड होती थी, बट यहाँ पे तो ऑर्थो वाली ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वो उस पोजीशन पे आप कुछ भी नहीं लगाओगे। और यहाँ पे क्या होगा? दोनों ऑर्थो खाली है और पैरा खाली है। तो अब देखना है आप लोगों को इनमें से कौन सा सही होगा। नाम देखो बना के, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे, 4 पे और 6 पे ब्रोमीन है, ट्राइब्रोमो, 3 पे मिथाइल है और फिनोल। तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, yes, ma'am. तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 34, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन प्रोड्यूस। ये आपके अमाइन चैप्टर से है। जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन कराते हो तो हमें पता है ये एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलना चाहिए, जो कि मिलता भी है।
लेकिन पैरा वाला 51% मिलता है और ऑर्थो वाला सिर्फ 2% मिलता है। यहाँ पे हमें मेटा वाला भी मिल रहा होता है 47%। क्यों? क्योंकि जब आप नाइट्रेशन कराते हो तो आप एसिड लेते हो, उसमें H+ रिलीज होगा एसिड से, तो कुछ रिएक्शन मिक्सचर में आपका एनिलीनियम आयन भी बन जाता है, विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ये भी आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप ये नहीं करके आए हो ना तो बहुत ही गलत है, बहुत ही यस ज्यादा, मैम। विच इज इसका मेटा D डायरेक्टिंग। तो इसीलिए यहाँ पे मेटा वाला 47% बन रहा है, ऑर्थो वाला यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पैरा वाला मेजर ही होगा बिकॉज 51% है, मेटा वाला 47, ऑर्थो वाला 2% यहाँ पे बन रहा है, तो मोर देन 40% रहेगा। क्योंकि NH3+ यहाँ पे -I लगा रहा है, -I क्या करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव, तो ऑर्थो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा एज कंपेयर टू पैरा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऑर्थो से ज्यादा, एक मिनट, अगर ऑर्थो से, एक्सप्लेन नहीं करने देते यार तुम लोग, ऑर्थो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो नाइट्रो ग्रुप की ऑर्थो पे आने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम होगी। तो यहाँ पे ऑर्थो वाला इसीलिए काफी कम यहाँ पे बन रहा है। हाँ बोलो, अब कोई कुछ बोल रहा था या मेरे ही कान बज रहे थे? हो गया? यस मैम। अच्छा, मुझे लगा कोई कुछ कह रहा था। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। चलो भाई, अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल दिया हुआ है प्राइमरी वाला, PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो सबसे पहले उसको एल्डिहाइड में चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद स्टोलिन्स रिएजेंट है, वो क्या करेगा, एल्डिहाइड को एसिड में, पहले तो सोल्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर हाइड्रोलिसिस है तो वो एसिड में कर देगा, है ना। फिर ये कौन सी रिएक्शन है, Br2 रेड फॉस्फोरस वाली? कैनिजार। बहुत बढ़िया। नहीं मैम, कैनिजार नहीं। अब्दुल्ला मैम कौन सी रिएक्शन है? अब्दुल्ला है क्या? नहीं है। समीर कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन है। क्या करूं मैं तुम लोगों का? 2-3 बच्चे पढ़ते हैं पूरी क्लास में। COH के यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन लग जाएगा, क्या H को हटा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 की बात करते हैं। P2O5 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, H2O निकालता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं, इसमें से नहीं बता रखा तुम लोगों को। साइनाइड बनेगा। फिर आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, तो नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर अटैक करेगा, तो देखो क्या बनेगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस है, एक सेकंड, यहाँ CH3 आएगा। हाँ धनंजय, क्या हुआ? मैम कुछ नहीं। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, बताया था तुम्हें, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ OH, यहाँ एक और बॉन्ड तोड़ो H और OH, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है तो वहां पे पानी निकल जाएगा, तो बेसिकली कीटोन बनता है COCH3। उसके बाद I2NOH कौन सी रिएक्शन है, आयोडीन रिएक्शन है। मिथाइल वाला पार्ट विल कन्वर्ट इनटू CHI3, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं जिसके, प्लस ये हो जाएगा आपका एसिड में, पहले तो सोल्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस है, उसके बाद एसिड बन जाएगा।
तो आपका साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखो भाई, देखो कॉपर 2+ है, सॉरी कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस होता है D10, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलरलेस होगा। कलरलेस। जिंक 2+ D10 होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलरलेस, तो ये इसका आंसर है। कॉपर +2 D9 है, ठीक है, कलर होगा, हालांकि इसका नहीं होगा बट दोनों कलरलेस ही होंगे। MnO4 नेगेटिव का डार्क पर्पल होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है। Fe+3 भी कलर होता है बट हमें नहीं पता ग्रीन होता है, वो इट्स ओके, नहीं भी पता तो ए से आंसर वैसे भी आ रहा है, हालांकि इसका ब्लूइश कलर होता है, तो इसीलिए जो है करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अमनदीप कैसे किया था? मैम ये दोनों SN2 के थे मैम, और जो DMS होता है वो ज्यादा बढ़िया रिएजेंट होता है मैम। क्यों होता है? बढ़िया का क्या मतलब है? फास्ट रिएक्शन करवाता है मतलब ज्यादा। क्यों करवाता है ये तो बताओ। ये आपका ठीक था? हाँ जी मैम, पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो पढ़े थे मैम, तो उसमें हाँ, आपने बताया था ना। यस यस, ये बोलो। देखो दोनों ही, क्योंकि मिथाइल है ना, तो ये SN2 पाथवे से ही जाएंगे, ठीक है, SN1 से नहीं जा सकते, क्योंकि आप आफ्टर द रिमूवल ऑफ ब्रोमीन जो है आपका क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल, ठीक है। सो इसीलिए जो है आपका SN2 से जाएगा। तो यहाँ पे जो इथेनॉल है वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और DMSO विच इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, यस मैम। जो कि फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। तो सेकेंड वाले के केस में जो रेट होगा वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक वाला जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था वहां से था ये सवाल। देखो क्या बोल रहा है, the element like fluorine, chlorine, oxygen, etc. have high values of electron affinity, act as strong oxidizing agent। देखो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली बात देखो होता क्या है। देखो अगर आपका कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन आप उसमें गेन करा रहे हो उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, तो जब वो ए नेगेटिव मतलब मोनो ये अनायनिक स्पीसीज बना लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यस और नो। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे, और खुद को रिड्यूस करने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन है ये क्या है भाई साहब, ये तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, चलो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी चाहते हैं। फ्लोरीन में तो देखो 2p5 है, तो ये तो चाहेगा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे 2p वाले में, तो मैं F नेगेटिव बन के 2p6 हो जाऊं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, विच इज वेरी ट्रू। उसके बाद बोल रहे हैं एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, बहुत कम तुम्हें एनर्जी देनी पड़े सो दैट आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यस और नो। और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी खुशी खुशी निकाल लेगा तो उस मेटल पे क्या आएगा, एलिमेंट पे जो भी एटम ले पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब जितनी जल्दी जो इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, कम ही होगी, तो मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये भी बिल्कुल ठीक था। फिर वो कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ H2 नेगेटिव इज एन एंडोथर्मिक। देखो मुझे नहीं पता कितने बच्चे में आप में से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये पीरियोडिक टेबल, बट ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ये सोच के कि ये एक ऐसा चैप्टर जो मेरे को लगता है हर एक बच्चा 11th में पढ़ता है, और Yes, नहीं पढ़ता तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ 12th करने से आप लोगों का जेई नहीं निकलेगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलो तो बेसिकली मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ होता क्या है। देखो अगर मान लो कोई आपका स्पीसीज है, आइसोलेटेड गैसेस एटम, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ एलिमेंट पे। ठीक है, आपका एलिमेंट का नेचर कैसा है। जैसे अगर मान लो मैं फ्लोरीन ले लेती हूँ, ठीक है, तो इसके बाद 2p5 है, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2p6 खुशी खुशी करना चाहेगा, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज नेगेटिव। जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होती है उसका मतलब होता है वो स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती है। अगर मान लो मैं नाइट्रोजन लेती हूँ, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये खुशी खुशी लेना चाहेगा क्या मैम? नहीं, क्यों? क्योंकि पी वाला क्या है, हाफ फिल्ड है, तो खुशी खुशी नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अगर तुमने जबरदस्ती इसको दे दिया ना, तो तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी, तो जो चेंज देखने को मिलता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है बेटा कि आपका एलिमेंट कैसा है। अगर तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट। बट जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। कैसे? एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ऑक्सीजन है 2s2 2p4, तो जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे इसके 2p में तो वो बन जाएगा 2s2 2p5। दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि नेगेटिव आती है, जब जो एक्सपेरिमेंट से पता चला है इसकी नेगेटिव आती है। ठीक है, और होगा भी क्योंकि लेना चाहेगा ये। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम ओ नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और देते हो, ये है 2s2 2p5, तो ये बन जाएगा O2 नेगेटिव, तो ये बन रहा है 2s2 2p6। अब तुम लोग कहोगे मैम ये तो नोबल गैस बन रही है, ये तो नोबल गैस बन रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव आनी चाहिए। बट नहीं, जो इलेक्ट्रॉन, ये तो फर्स्ट हो गई, एक इलेक्ट्रॉन गेन के, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सेकेंड वाली हो गई, ये हमेशा पॉजिटिव आती है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई साहब जब तुम O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो तो नोबल गैस बन रहा है, फिर भी क्यों पॉजिटिव आ रही है? रीजन ये है कि ऑक्सीजन का पहली बात है साइज है छोटू सा, चलो उस फैक्टर को भी अगर दूर रखो तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तुम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसको, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किसके बीच में? O नेगेटिव और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जिसकी वजह से बेटा इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है बनने के बाद, इससे ज्यादा तुम्हें रिपल्शन को ओवरकम कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ जाती है, इसीलिए जो चेंज आता है दैट इज पॉजिटिव। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव आती है, तुम्हें कुछ सोचने समझने का इसमें मगजमारी नहीं करनी है। हाँ, फर्स्ट वाली नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव कहाँ पे आएगी? जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, आपका नोबल गैस हो गई आपकी, है ना, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये पॉजिटिव शो करते हैं। थर्ड है S2 नेगेटिव इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ ठीक है, देखो पहले तो ये बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड वाली तो हमेशा क्या होती है? एंडो, तो बिल्कुल ठीक है। Cl नेगेटिव जब बनेगा एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल ठीक है, और O2 नेगेटिव बनेगा तो वो एंडोथर्मिक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और क्लोरीन की तो बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ओके मैम। पढ़ो यार, 11th भी पढ़ा करो। तुम लोगों को जो 11th के अलग से दिए हुए हैं प्लानर में, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आप 11th भी पढ़ो थोड़ा। बट इफ यू फील मैम 12th की ऐसी 12th ही सब कुछ खराब होया पड़ा है, तो 12th को प्रायोरिटी तो दो। बट देखो 11th भी आनी चाहिए, बट ठीक है, पहले 12th आप अच्छे से करो,
जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैम 12th में हम अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, देन फिर आगे बढ़ो। बट बेटा देखो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे है ना वो आपको करने चाहिए, जीओसी हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको आने चाहिए। क्योंकि देखो तुम खुद सोचो, खुद थोड़ा सोचो, अगर तुम मान लो 12th कर जाते हो लेकिन पेपर में जो तुम पढ़ के गए उससे अगर डिफिकल्ट सवाल आ गए, 12th में हो सकता है ना किसी चैप्टर से डिफिकल्ट आ जाए, तो फिर वो तो नहीं बनेगा। अब तुम्हें 11th भी नहीं आती, 12th करके गए हो लेकिन उसमें से डिफिकल्ट आ गया कोई क्वेश्चन, तो तुम समझ रहे हो वो तुम क्वेश्चंस बहुत कम पड़ जाएंगे वहां पे, और जितना अपन बना के आएंगे उतना सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत तो 11th अपने को करना ही है, इसलिए मैंने लास्ट में जब आप लोगों का 12th हो जाएगा ना उसके बाद मैंने 11th के भी रखे हैं 2 3 4 चैप्टर, ठीक है? तब तक हम 12th अच्छे से करते हैं, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, डी ऑप्शन है मैम इसका, कौन सा? डी। डी है मैम। ये तो भाई सबको करना चाहिए था। पहले में देखो Fe+3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn, D5 है कॉन्फ़िगरेशन, तो पेयरिंग हो जाएगी इस तरीके से, तो D2sp3 होगा। यहाँ पे Fe+2 है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D6 होगा, तो इस तरीके से हो जाएगी D2sp3। सेम यहाँ पे भी कोबाल्ट+3 है, D6 होगा, सेम यही वाली कॉन्फ़िगरेशन पेयरिंग हो जाएगी D2sp3। इसके एप्लीकेशन बहुत ही आसान। 37 देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ना बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर से है सवाल, मैं करा देती हूँ आप लोगों को, हो सकता है बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा हो या कुछ हो सकता है बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा हो इसको, मैं बता देती हूँ एक बार। देखो वो कह रहे हैं इन एन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में, एक की रेडियस आर है दूसरी की 4 आर है। आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है कितना टाइम उनको लगेगा टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, राइट? तो इसके लिए हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस का पता होना चाहिए। तो जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग। n है आपका ऑर्बिट नंबर और आपका z एटॉमिक नंबर है, ठीक है? दूसरा टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाय v, ठीक है? सो अगर मैं बोलूं रेडियस n स्क्वायर बाय z के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, z यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम 1 कंसिडर करके चलते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा? टाइम पीरियड r बाय v के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? n स्क्वायर के। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2.18 into 10⁻⁶ होता है, 8 होता है, 6 होता है ना, z बाय n मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि ये होता है z बाय n। और z में मैम ये पहले वाले में आपने ये z लिखा है कि 2 लिखा है? हाँ बेटा z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो यानी कि टाइम पीरियड क्या आ रहा है हमारे पास? n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है, ये सुन लो। यस मैम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t1 रेशियो t2 n1 बाय n2 का क्यूब, बोलो। और यहाँ से r1 बाय r2 क्या हो जाएगा? n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। और अगर मैं क्या करूं? स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा? r1 बाय r2 का अंडर द रूट इज इक्वल टू n बाय n2। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, देखना क्या बनेगा। 3/2 बन जाएगा, चेक करो सारे। यस मैम। r1 n1 बाय n2 को मैंने लिखा r1 बाय r2 की पावर 1/2, और पूरे का क्यूब तो था ही, तो 3/2 हो जाएगा। अब r1 कितना दिया हुआ है? रेडियस r दिया हुआ है, r2 दिया हुआ है 4r, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8।
तो T1 और T2 का रेशियो आ रहा है 1:8। हमें बताना T2:T1, तो क्या आ जाएगा 8:1। तो ये यहां से आता है सवाल, ठीक है। इसको इस तरीके से हमें करना है। मैम फिजिक्स में करवा दिया है तो मैम ने। ठीक है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। चलिए मैम हम चलते हैं मैम क्वेश्चन एक बार डाउट है। हाँ जी बेटा, मैम n1/n2 की पावर क्यूब है, फिर उसके बाद r1 कैसे कर दिया ये? कहाँ पे? ये देखो ना, रेडियस जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन था ना धनंजय, तो यस मैम। लिख दूं ना r1/r2 इज इक्वल टू n1/n2। तो n1/n2 क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ले लिया मैंने, और n1/n2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, समझ गया। r1/r2 की पावर 1/2 और पूरे का होल क्यूब, तो 3/2 हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। वो कह रहे हैं कि PH5 एंड BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल ठीक है। बिस्मथ का सिर्फ BiF5 वाला एग्जिस्ट करता है और नहीं करता, और PH5 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अच्छा ट्रू पूछा है ना, हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। P/D बॉन्ड होता है बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2p है जो इन्वॉल्व होगा, उसके बाद 2d तो पहली बात है भी नहीं, और सल्फर के पास d, तो यहाँ पे P/D होती है बॉन्डिंग, तो ये भी ठीक है। I3+ बेंट ज्योमेट्री होती है, चेक कर लेते हैं। I3+ को तुम ऐसे लिखोगे, तो 1/2 7 + 2 - 1, जितना पॉजिटिव होता है उतना माइनस में होता है। सुहानी हो रहे हैं क्या मनप्रीत? यस मैम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8/2 4, तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, और जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं तो बेंड शेप होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं SCF4 और CH4 सेम शेप एंड ज्योमेट्री, नहीं। जब तुम निकालोगे तो ये sp3d आएगा और ये आएगा आपका sp3, ये होता है टेट्राहेड्रल, ये होता है सीसो, ये तो गलत है। तो यानी कि अपना पहला दूसरा और तीसरा क्या है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, कर लोगे? यस मैम। मैम ऑप्शन थर्ड की ज्योमेट्री एंड शेप सेम ही है ना मैम? जो I3+ है उसकी मैम ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम ही होती है ना? देखो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ज्योमेट्री में जो हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसिडर करते हैं। शेप में हम लोन पेयर को नहीं कंसिडर करते हैं, बट कई बार एग्जामिनर जैसे यहाँ पर उसने बोल दिया बेंट ज्योमेट्री है, तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वो बेंट शेप भी यहाँ पे दे सकता है, बेंट ज्योमेट्री भी दे सकता है। ठीक है, वैसे इसकी ज्योमेट्री अपनी टेट्राहेड्रल है, शेप कैसी है इसकी, बेंट शेप है ये ऐसी। हाँ जी मैं फिर वही कंफ्यूजन थी कि फिर सही करें या ना करें। नहीं, आप ऑप्शन को चेक कर लो ना, अगर आपको लग रहा है, मान लो अगर आपको लग रहा है बेंट शेप यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, तो मान लो इसको गलत है, बट फोर्थ वाला भी तो गलत है ना। हाँ जी मैम। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो उसने क्या दिया, कई बार वो शेप लिख के दे देता है और कई बार वो ज्योमेट्री/शेप करके लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना, हिंट मिल जाएगा तुम लोगों को, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि VSCPR थ्योरी में क्या होता है ना, हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं वहां पे सेंट्रल एटम पे, तो इसीलिए उसने वहां पे फिर उसके हिसाब से बेंट दिया है, तो नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बेंट ज्योमेट्री होती है। आगे चलते हैं 43 पे। आपको बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। तो SN1 में हम क्या करते हैं, हेलोजन को भगा के वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। सुहानी करा था ये? नो मैम, क्यों? वो स्किप कर दिया क्यों कर दिया था? था, ये दूसरे किए थे। ये स्किप नहीं करना भाई, ये स्किप करोगे तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन का क्या करोगे तुम लोग। ये स्किप करने का तो सवाल ही नहीं था, इतना आसान सवाल पूछ लिया उसने। तो मैंने किया था। आपको कार्बोकेटाइन बताना है। देखो यहाँ पे sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है विच इज लीस्ट स्टेबल, तो आपका जो थर्ड वाला है वो सबसे पीछे आएगा। ठीक है,
अब बात आती है फोर्थ, या तो पहले आएगा या टू आएगा। फोर्थ में क्या है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव प्लस साइड से स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रही है, साथ में रेजोनेंस भी हो रही है, तो रेजोनेंस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, तो टू वाला ज्यादा आएगा, फोर्थ, फिर बी वन और लास्ट में थ्री, क्योंकि यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 है, तो इसीलिए आपका जो फोर्थ वाला होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। मैम ये अलाइलिक भी है? क्या सेकंड वाला? नहीं मैम ये अलाइलिक भी है। कौन सा? ये सेकंड वाला मैम। ये वाला ना? यस मैम। हाँ, अलाइलिक है, रेजोनेंस हो रही है ना, अलाइलिक कार्बोकैटायन है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं 44, द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये थोड़ा सा ना मेरे को कंफ्यूज कर रहा है इसका स्टेटमेंट, बट जो इसका आंसर है वो 6 है। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड पूछे हैं इसमें। तो बेसिकली जीनोन में क्या होता है अपने पास, इस तरीके से होता है। देखो अब दो तरीके से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला है कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अराउंड जीनोन। अगर तुम इसको कंसिडर करते हो, इसको कंसिडर करते हो, इनको कंसिडर करते हो, तो कितने आना चाहिए, 1 2 3 5, है ना? यही आना चाहिए ना, पेयर को कंसिडर पेड़ कर। तो 4 है ना बस, मतलब वो होंगे ना बीच जो पेड़ है एफ के साथ में। रुको तो सही, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 5 हो गए। ठीक है, बट उसने ये नहीं पूछा आप लोगों से, उसने पूछा है जो ये है ना, ये वाले जो लोन पेयर में दिखा रही हूँ, अरे उसके बारे में पूछा उसने पहली चीज तो। हाँ धनंजय, तुम क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। मैम इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह रहा था मैम, पेयर तो मैम उसके साथ कर रहे हैं ना मैम, फ्लोरीन के साथ में, तो उसी के इलेक्ट्रॉन लेंगे ना उन दोनों के। Yes, बट ऐसे तो तुम कितना लगा के आओगे, 4 इलेक्ट्रॉन लगाओगे ना। जैसे मुझ हिसाब से तो हाँ, बट ये गलत है एक्चुअली में। पहली बात है, इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, ये ही गलत है, सही बताऊं तो। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, मुझे भी कर रहा है, इवन पहले वाले बैच में बच्चे बहुत कंफ्यूज थे इसको लेके। तो देखो यहाँ पे हम अगर सारी पॉसिबिलिटी चेक करें, अगर मान लो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है अराउंड जीनोन, तो ठीक है, तुम लोग ये कह रहे हो, तो 4 होना चाहिए आंसर। अगर वो ये भी पूछ सकता है कि टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 तो ये है, ये है, ये है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 6 लिख के आओगे, क्योंकि यहाँ पे हम फिर समझेंगे कि लोन पेयर की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी जब अगर मान लो तुम्हारे जेई में क्वेश्चन आता है, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, राइट? पूछने का थोड़ा सा तरीका सुधारेगा वो अपना, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछे गए थे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आप इसको देख के बताओगे, ये वाले जो लोन पेयर है आपके, बॉन्डिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं लिख के बताओगे। ठीक है, ये वाले जो लोन पेयर वाले हैं उसको करोगे, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे। ठीक मैम है, मैंने डायग्राम बना Yes, के sir. काफी देर में हम सोचती कि ऑप्शंस में सारे ही ऑप्शन करेक्ट आ रहे थे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछने का ना तरीका इनका सही नहीं है, ये वाला बहुत कंफ्यूज स्टेटमेंट थी। या तो वो ये पूछते, यहाँ पे उनको ये पूछना चाहिए था नंबर ऑफ लोन पेयर बता दो, लोन पेयर या concept नहीं आता है, राइट? या फिर उनको ये पूछना चाहिए था वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 6 ही आता, बट उन्होंने पूछ लिया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो मैम हाँ, पेयर्ड से इनका मतलब पेयर है। देखो अगर तुम पेयर्ड से मतलब पेयर बोलोगे तो 3 वुड बी द आंसर। मैम मैंने 3 लगाया था। जैसे ये भी सही है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ पूछा ना, तो तुम्हें सारे काउंट करने पड़ेंगे, एक जो पेयरिंग में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका आंसर आएगा। स्टिल ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। ठीक है, वो पूछना क्या चाह रहा है ना, वो क्लियर नहीं किया इसमें, तो आपको ये स्किप करके आना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग था ये, या तो इसको लोन पेयर पूछता,
या फिर बॉन्डिंग वाले पूछता है, कुछ और तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता था, पर उसने ऐसे किया है। खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर जो है हम लोग 6 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से था, हालांकि थर्मो के मैं तुम्हें याद करवाती नहीं हूँ क्वेश्चन, तुम्हें भी पता है ये, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ना ज्यादा अपने को समझने की कोई खास ऐसा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। आपको बोला है डिफरेंस इन हीट ऑफ फॉर्मेशन इन कैलोरी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होगी, C+½ O2। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एट इतना, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम एंथैल्पी पढ़ते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम देखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एक ये वो होता है अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। P तुम्हारा प्रेशर है, चेंज इन वॉल्यूम है वॉल्यूम, और PV क्या होता है, NRT होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो इस इक्वेशन में जो गैसियस मोल है, गैसियस मोल अगर तुम निकालो, चेंज निकालो, तो कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो कितने निकलेंगे 1 - 1/2। तो यहाँ पे रिएक्शन है ना, तो डेल्टा Ng लिखोगे यहाँ पे, डेल्टा Ng/RT। टेम्परेचर सेम है तो इसलिए तुम डेल्टा T नहीं लिखोगे, T लिखोगे, और R तुम्हारा कांस्टेंट है। अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, निकल जाएगा। डेल्टा Ng क्या होगा, हाफ। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, 2। टेम्परेचर केल्विन में करो तो 300, आंसर आ गया 300 कैलोरी। तो ये बहुत आसान है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो और मॉक टेस्ट में भी ऐसे मतलब ऐसे फॉर्मूले आते गए तो मैं तुम लोगों को बताती जाऊंगी, एटलीस्ट ये याद रख लीजिएगा। ओके ठीक है। मैम R को 2 लिया है आपने? हाँ, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी में 2 वैल्यू होती है ना आर की सी के। ठीक है, ठीक है। मोल में होती है 8.314, लीटर बार एटमॉस्फेयर, लीटर में जब तुम लेते हो तो 0.083 होती है। तो डिपेंड करता है आपसे पूछ क्या है, कैलोरी में पूछा तो मैंने कैलोरी वाली वैल्यू, जूल में पूछता तो जूल, एनर्जी की जब बात होती है तो जूल में लेते हैं, प्रेशर वाली जब यूनिट मतलब लाइक प्रेशर की जहां पे बात होती है तो ये वाली वैल्यू लेते हैं। एक बार ये कर लेते हैं क्वेश्चन 49 वाला। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, आइडोफोम टेस्ट कौन कौन देगा, या तो जिसमें ये वाली लिंकेज हो, है ना, या फिर कोई ऐसा एल्कोहल हो जिसको ऑक्सीडाइज करने पे हमारा ये वाला लिंकेज बन जाए। तो यहाँ पे देखो, इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, करवाया था ना आइडोफोम तुम लोगों को, तो ये तो बन ही नहीं रहा, गलत। 2 कौन बोल रहा है, 2 नहीं होगा इसका आंसर, ना ही ये होगा। जब इसको ऑक्सीडाइज करवाओगे तो COCH3 ये दे देगा, इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो CH3CHO, ये देखो ये वाली लिंकेज ये भी दे देगा, ये नहीं देगा ये दे देगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा अपना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि इस वाले रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालने डेटा है, तो हाफ लाइफ और प्रेशर दिया होगा, पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला पहले भी आया था ये किसी में, हाफ लाइफ वर्सेस प्रेशर वाला, याद करो। तो हाफ 1 वाली ये ले लेते 3.52, 2 वाली 1.82, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है 50, यानी कि नीचे आ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग 100, तो ये 2 पे जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 पे कटेगा। पावर कंपेयर करो तो n-1 1, तो n आ जाएगा अपना 2, उधर आ जाएगा 2। बहुत पॉपुलर सवाल है, अपन ने पहले भी डिस्कस किए हैं, कितनी बार करवा दिया मैंने ये वाला सवाल। ठीक है, तो जब भी आपको हाफ लाइफ प्रेशर की वैल्यूज दे रखी हो, हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी हो, या कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी हो, तो ये वाला फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा।
ये इनिशियल प्रेशर है, कंसंट्रेशन होता तो इनिशियल कंसंट्रेशन आता है, यानी कि हाफ लाइफ के करस्पॉन्डिंग 3.52 के करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर है, इसके हाफ लाइफ के करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आपको बोला है ए मेटल प्लेट जिसकी डायमेंशन ये दी हुई है, ठीक है, 1 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है ये, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसको कोट किया गया है दोनों साइड। अब ये देखो, ये है कॉपर मेटल, इधर देखो यहाँ से भी कोटिंग की गई है उसको, यहाँ से भी। आपको पता है जब कोट किया जाता है तो उसकी मोटाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना, थिकनेस। तो यहाँ से भी की गई है और यहाँ से भी की गई है। तो थिकनेस आपको दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड की है तो 2 टाइम्स लेना पड़ेगा इसको, यस और नो? यस मैम। यस मैम। समझ में आया? ठीक है। आपको अच्छा और क्या दिया हुआ है, ठीक है, करंट दिया हुआ है कि भाई साहब 1.5 एम्पियर का करंट पास किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस मतलब Z की वैल्यू है, देखो। डेंसिटी आपको दे रखी है, निकालना क्या है फिर? निकालना तो ये है, टाइम निकालना है ना। मतलब जब तुम इतना करंट पास कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा और कितना मास डिपॉजिट होगा वो आप एरिया और थिकनेस से निकालोगे। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा आपका एरिया और थिकनेस से, दैट इज 2 × 0.2 और डेंसिटी है 9। तो ये आ जाएगा अपने पास 0.02 है ना, ये आ जाएगा 0.36 ग्राम, यस और नो? यस मैम। तो इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, जब तुम इतना करंट पास करो तो कितना टाइम लगेगा, तो वही निकालना। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? फैराडेज फर्स्ट लॉ, Z × T। अपने को क्या निकालना है? टाइम। सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है, W है 0.36, Z आपको दिया ही हुआ है और करंट दिया हुआ है 1.5। क्या तुम निकाल लोगे यहाँ से सोल्व करके? यस मैम। 800 सेकेंड आ जाएगा। बाकी मैं एक बार सोल्व कर लेती हूँ। तीन 0 है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, यस, एग्जैक्ट कट जाएगा ये 800 सेकेंड, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल था। तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए थे जो मैं बता रही हूँ। देखो इधर आओ। देखो जीओसी, अगर तुम मुझे ये कहो कि मैम नहीं पढ़ रखी, वो तो पढ़नी चाहिए, पढ़नी ही पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि मैंने, याद है तुम लोगों को कहा था ऑर्गेनिक जब स्टार्ट कराई थी, मैंने कहा था जीओसी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन इजी था, करना चाहिए था तुम्हें, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, चलो मान लेते, चलो नहीं है इसको मैं नहीं, वैसे तो आसान था ये, बट ठीक है मैं इसको हटा रही हूँ। मान लो आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं पढ़ी कोऑर्डिनेशन की, हटा दो। केमिकल बॉन्डिंग भी हटा दे रही हूँ मैं, मान लेते कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी, ठीक है। ये आपको आना चाहिए था 2, ये आना चाहिए था, मैंने करवाया 12th में ही करवाया है ये 3, ये छोड़ दो। किसी को बायोमोलिक्यूल एक बैच में मैंने नहीं कराया, तो मान लेते हैं ये तुमने नहीं किया है, मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए अभी तक? 3 हो गए, 3। यस मैम। ठीक है। उसके बाद इसको भी चलो छोड़ दिया मैंने, वैसे बहुत सारे ऐसे छोड़ते जो करने थे, बट ठीक है छोड़ दिया। एक ये करना चाहिए था। 4 हो गए, 5 बिल्कुल करना चाहिए था। कितने हो गए? 6 या 5? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन तो यही हो गए बच्चों, देखो। यस मैम। ठीक है, चलो ये मान लिया डिफिकल्ट लगा तुम लोगों को। ये 6 7, इससे आसान SN2 में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलो मान लो ये नहीं आता था तुम लोगों को, ये तो करवाया क्लास में, अभी ये कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ है। यस मैम।
ये भी मान लो छोड़ दो। यस ठीक है, ये वाला ये वाला आप समझ रहे हो? अगर मैं बहुत कम कर दूं ना तो भी 7-8 सवाल तुम बना सकते थे, हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। अभी मैंने बहुत बीच में वो छोड़ दे कि चलो ठीक है तुम्हें अगर हो सकता मुश्किल लगाओ, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री ही नंबर बनवा सकती है तुम्हारा। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात पे जरा सा भी विश्वास होता है तो प्लीज तुम लोग चंक्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब रिवीजन करो। जैसे अब तुम्हारा थर्सडे को पेपर है, तुम्हारे पास 2 दिन है, ट्यूसडे और वेंसडे। तुम 2 दिन में क्या क्या रिवाइज करोगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में, उसका टारगेट बनाओ। और जब फिर नेक्स्ट संडे वाला आएगा तो तुम्हें वो रिवाइज नहीं करना जो कर चुके हो, वो थोड़ी ना करोगे, जो और करो। मतलब ऐसे तुम करोगे ना, अभी हमारे पास टाइम है, तुम अच्छी खासी रिवीजन अपनी कर लोगे। इवन तुम 11th पे भी थोड़ा बहुत 11th भी कर पाओगे। अगर तुम्हें बायोमोलिक्यूल जिस बैच में मैंने नहीं करवाया तो स्कूल में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, स्कूल लेवल पे पढ़ लो उसको। और अगर नहीं पढ़ रखा या मतलब स्कूल में भी नहीं, मान लो टीचर ने कराया तो छोड़ दो, फिर कोई बात नहीं। बाकी तो करो, कोऑर्डिनेशन करो, TNF लोग करो, इलेक्ट्रो करो, सॉल्यूशन करो, केमिकल काइनेटिक्स करो, इनको तो करो। तो थोड़ा सा उस तरीके से तुम्हें ध्यान से देखना है। बाकी ठीक है, तो ये था तुम्हारा पेपर का। बाकी मैं कल मिलूंगी। केमिकल का